IMF ने पाकिस्तान में मुसलसल बदनवानी के खदशात के पेश नज़र हुकूमत से शफाफियत, एहतसाब और दयानतदारी के लिए फौरी तौर पर 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा शुरू करने का मुतालबा किया है। IMF के मुताबिक इन इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान 5 साल में 6.5% तक GDP में इजाफा कर सकता है। रिपोर्ट में गवर्नेंस बेहतर करने के लिए शफाफ और वाज़ेह कवानीन लाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में अवाम को मालूमात तक आसान रसाई देने के लिए ओपन डेटा निज़ाम, पॉलिसी साजी में अवाम और कारोबारी तबके की शमूलियत बढ़ाने की सिफारिश की गई है। कारोबारी रेगुलेशन को आसान और मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट में गैर मुल्की तजारत के ज़ाब्तों में बुनियादी इस्लाहात, निजी शोबे को ज्यादा इख्तियारात देने और हुकूमती मुदाखलत कम करने की सिफारिश है। रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराद खत्म करने, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की गई है। इंसदादे बदनवानी इदारों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर भी दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जी ई सिस्टम बेहतर करें, 12 माह में ई गवर्नेंस को शुरू किया जाए। रिपोर्ट में मुतालबा है कि सरकारी खरीदारों में सरकारी इदारों को दी गई खुसूसी रियायतें खत्म की जाएं, अगले 12 माह के अंदर अंदर ई प्रोक्योरमेंट को लाजमी किया जाए। सो ये एक ब्लू प्रिंट हमारे सामने IMF ने दे दिया है। साथ साथ एक चार्जशीट भी है पाकिस्तान के लीड के खिलाफ कि भाई किस तरह से लीड कैप्चर के जरिए जानबूझ के लोगों को गरीब रखा जा रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना साहब, सेनेटर मयूम मोमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर है वज़ीर आज़म के, PMLN से उनका ताल्लुक है। क्विकली आप दोनों की इजाजत से पहले अगर मैं शहबाज साहब चूंकि प्रोग्राम के शुरू में सिर्फ हमारे साथ मौजूद हैं, अगर उनसे पूछ ले। शहबाज साहब, मैं आपकी ट्वीट्स देख रही थी, ये तो हुकूमत को बाइंड कर दिया IMF ने, तो रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। कुछ चीजें हस्फ भी की हैं इसमें से जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्या क्या हस्फ किया इसमें से? मिस मारिया, आपने जो स्टार्ट लिया है वो बहुत ही मुश्किल सवाल से लिया है। जो चीज हज़फ हो गई है, जिसको हुकूमत खुद बर्दाश्त नहीं कर सकती उसका पब्लिक होना, तो वो मेरे मुंह से ना ही जाए तो बेहतर है। ठीक है। बट इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो भी चीजें थी ये बड़ी क्रिटिकल थी और अभी जितना शोर पड़ा हुआ इस रिपोर्ट के आने के बाद, अगर वो वाली चीजें भी जो इसमें से निकाली गई हैं हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर, अगर वो भी आ जाती तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो ब्लो अप हो जाती, जिसको शायद उस तरीके से हुकूमत अफोर्ड ना कर सकती। और कुछ अरसा ये बहस भी होती रही है और ये भी पता चलाने की कोशिश की जाती रही है कि आखिर क्या पाकिस्तान की मजबूरी थी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फ्रॉम विद इन द गवर्नमेंट ही ये सारी चीजें थी, विद इन द स्टेट ये सारी बातें थी कि क्या हमारी मजबूरियां थी कि हमने कमिट कर दिया कि हमने ये रिपोर्ट पब्लिक करनी है और ये सारी चीजें अपनी जगह पे होती रही। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, ये इसीलिए रिपोर्ट सामने आ सकी है क्योंकि ये जो $7 अरब का जो कर्ज का प्रोग्राम है उसकी एक शराइत में से एक शर्त ये थी, डेडलाइन इसकी एंड ऑफ जुलाई थी। 3 माह की जो ताखीर हुई है उसमें कुछ तो जो हुकूमत का कहना और जिसको IMF ने भी इनफॉर्मली कंफर्म किया कि कुछ तो इसमें फैक्चुअल एरर्स थी। उन फैक्चुअल एरर्स को तो IMF ने जो है वो फिक्स किया है, बट उसके साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशंस थी कि कुछ चीजें जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बननी चाहिए थी, वो निकाल दी गई हैं इसके अंदर से। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, खासतौर पर जो डिटेल्स आई हैं, क्या IMF और पाकिस्तान के जो मामलात है, नेगोशिएशन है, उस पर असरअंदाज तो नहीं होगा ये? नहीं, अब जो चीज फाइनल एक शेप में सामने आई है इसका मुज़ाकरात के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर था कि जब ये इनके रिव्यू की टॉक्स हो रही थी उस स्टेज के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि हम ये जो है ये रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते, आप इसमें से इस पे हमें रिलैक्सेशन इस शर्त के ऊपर। तो उसके ऊपर IMF नहीं माना था, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया कि अगर ये रिपोर्ट जारी नहीं होगी तो फिर अगला कर्जे की जो किस्त है वो भी फिर जारी नहीं होगी। और शर्त ये रखी गई थी कि IMF के बोर्ड का जो इजलास होगा जिसमें ये 2 कर्जों के जो एक साथ है वो मंजूर होनी है $1.2 बिलियन की, उससे पहले ये रिपोर्ट जारी होगी। तो ये जो अब वर्जन सामने आया है ये फाइनल वर्जन है और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसा इशू है। बट एक चीज जरूर हो सकती है मुस्तकबिल में जाके, अभी तो इसकी जो सिफारिशात है वो बाइंडिंग नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा। पर इन फ्यूचर इट इज पॉसिबल कि अगर कोई नया पाकिस्तान कोई जो प्रोग्राम साइन करता है, कभी हमें लेना पड़ सकता है प्रोग्राम। वैसे तो हुकूमत कह रही है उसको नए प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, तो इसमें से कुछ चीजें जो हैं वो उसका हिस्सा बन सकती है और कुछ चीजें इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकती है लेटर स्टेज के ऊपर। जी शहबाज साहब, जो हुकूमत की ऑप्टिमिज्म है कि उसमें से बहुत सारे इकदाम हमने कर लिए हैं, बाकी हम करने जा रहे हैं, बाकी हमारे एजेंडे को, मतलब आप टैक्सेशन को ही ले रहे हैं, वो तो मैं बचपन से सुन रहे हैं टैक्स का निजाम में रिफॉर्म हो रहा है। शायद अल्लाह करे कि IMF ने चूंकि बहुत सख्त शराइत रख दी है तो हो जाए वो टैक्स का सिस्टम रिफॉर्म। एजेंडे पे तो ये चीजें हर हुकूमत कहती है हमारे है। ये जो क्लेम कर रहे हैं राना साहब, ये इसमें कितनी आपको लग रहा है कि सीरियसनेस है?
دیکھیں رانا احسان صاحب جو ہے نا وہ میرے فیوریٹ ایک کیبنٹ کے گورنمنٹ کا جو حصہ ان لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اور میری ہمیشہ ان کے لیے سپورٹ بھی رہی ہے کہ، اور میری خواہش بھی تھی یہ فیصلہ آباد سے الیکشن جیت کے آتے، بٹ وہ میرا ایک پرسنل لائن کے لیے یہ بڑی ایک ریزنیبل بات کرتے ہیں۔ ایشو یہاں پہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے مس ماریہ۔ ایشو یہ ہے کہ 2019 کی جو ایک اس میں ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے شوگر کی، جو کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے شوگر کین پرائس کو مینیپولیٹ کیا گیا، کیسے ڈومیسٹک شارٹیج پیدا کی گئی، کیسے ایکسپورٹ کی سبسڈی لی گئی۔ وہ چیزیں 2024 میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بھی ہوئی ہیں۔ اسی حکومت نے 7,65,000 میٹرک ٹن چینی کی برآمد کی اجازت دی، جسے جو لوکل مارکیٹ میں قیمتیں 140 روپے سے بڑھ کر 200 روپے سے زیادہ ہوگی۔ ہاں اس حکومت نے سبسڈی نہیں دی کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ ویسے ہی اچھی تھی، سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اسی حکومت نے 3,08,000 میٹرک ٹن چینی درآمد بھی کر لی۔ لوکل مارکیٹ میں قیمت پہلے بڑھ گئی تھی، اب درآمد کر کے بھی آپ نے دوسری سائڈ پہ تو کنزیومر کے اوپر برڈن ڈال دیا۔ ایف ڈی آر میں ریفارمز بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے دوسرے مسئلے بھی چل رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے اندر کچھ ایسے کامنٹس بھی ہیں جو ابھی شاید اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہوئے، جو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو پریکٹسز ماضی میں تھی وہ آج بھی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایجنڈا ہونا، اس ایجنڈے کو آگے لے کے چلنا، ایک چیز پہ میں ضرور رانا صاحب کی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ایف بی آر کی اصلاحات ہیں یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ٹاپ ایجنڈا میں شامل ہیں، اور ہفتے میں کم از کم ایک میٹنگ، اگر نہ ہو تو 2 ہفتوں میں ایک میٹنگ وہ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو ہر ہفتے وہ ایک میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ کیا وہ چیزیں نیچے ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے ایف بی آر کی ایفیشنسی میں بہتری آئی؟ کیا اس کی وجہ سے جو کرپشن ہے وہ کم ہوئی؟ کیا پولیس کے اندر ایسی اصلاحات ہوئی؟ کیا جوڈیشری کے اندر ایسی اصلاحات ہوئی؟ کیونکہ ٹاپ ایجنڈا کی بات ہو رہی ہے نا، تو 3 چیزیں جو ہائی لائٹ کی ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے 3 اداروں کو یا 3 ایشوز کو، جو پبلک پرسیپشن اور جو نیشنل سرویز ہوئے اس کی بیس کے اوپر، کیونکہ آئی ایم ایف نے کوئی سروے تو نہیں کیا تھا، اس میں جو چیز وہ کہہ رہے ہیں ٹاپ کے اوپر وہ جوڈیشری ہے، دوسری وہ بات پولیس کی کر رہے ہیں، تیسری وہ پبلک پروکیورمنٹس کی بات کر رہے ہیں۔ اب پبلک پروکیورمنٹ میں جو ابھی رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ای پروکیورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، آپ ای پروکیورمنٹ کی طرف جائیے جدھر بھی جائے۔ جب آپ کی حکومت نے یا آپ سے پہلے کی حکومت نے، وفاقی حکومت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس رپورٹ کو صرف ایک حکومت کے کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو جب وفاقی حکومت نے بہت سارے اداروں کو ایگزمپٹ کر دیا کہ وہ اس کی جو کمپیریٹیو پروسیس میں حصہ ہی نہیں لے سکتے، بغیر ان کو کمپیریٹیو پروسیس میں حصہ دیے ہوئے، ان کو لیے ہوئے، ان کو جب آپ ٹھیکے دے دیں گے تو آپ کی ٹرانسپیرنسی کیسی ہے گی اور کرپشن کیسے کم ہوگی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔